हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है उसमें बर्नौलीज थ्योरम के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, है ना। फ्लूइड में बर्नौलीज थ्योरम पे 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 4 में देखो, हम लोग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक बार प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लो। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं होता है ना। देखो क्या बोल रहा है, एट अ सेक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को, पाइप हॉरिजॉन्टल है। देखो बर्नौलीज थ्योरम में जब भी पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा, जब भी पाइप हॉरिजॉन्टल आएगा तो Z1 Z2 क्या होगा, 0 रहेगा ना। एकदम पक्का दिमाग में बिठा लेने का। जब भी पाइप हॉरिजॉन्टल आया बर्नौलीज थ्योरम के प्रॉब्लम में, तो Z1 Z2 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। Z1 Z2 दोनों भी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अगर पाइप इंक्लाइंड या वर्टिकल रहेगा तभी Z1 Z2 निकालने का। हॉरिजॉन्टल पाइप में Z1 Z2 बिल्कुल आंख बंद करके सीधा इधर लिख देने का, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब देखो क्या बोला है, at a section in a horizontal pipe the diameter is 6 centimeter, है ना, and the pressure is 80 kilonewton per meter square, है ना। और at another section the diameter is 10 centimeter and pressure is 120 kilonewton per meter square, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सब में पहले एक सेंटर लाइन बना देंगे ऐसी। अब सब में पहले यहाँ पे अपन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो लेफ्ट में हम लोग सब में पहले लेंगे। अब प्रॉब्लम में पहले कौन सा डायमीटर बोला है, प्रॉब्लम में पहले बोला है 6 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरा वाला डायमीटर बोला है 10 सेंटीमीटर। तो पहले जो बोला है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पहले बोला है उसको हम लोग सेक्शन 1 कंसिडर करेंगे, है ना। और जो सेकंड बोला है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सेक्शन 2 कंसिडर करेंगे, है ना। जो प्रॉब्लम में फर्स्ट जो डायमीटर बोला है उसको 1 लेने का, जो सेकंड बोला है उसको 2 लेने का। कभी भी याद रखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, सर फर्स्ट किसको लेने का, सेकंड किसको लेने का। ऐसे कोई मैटर नहीं करता फर्स्ट सेकंड किसको भी लो, लेकिन जो पहले प्रॉब्लम में बोला है उसको फर्स्ट लेने का कभी भी, है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये सेक्शन 1 है अपना, है ना। और ये है सेक्शन 2 तो देखो यहाँ पे D1 कितना दिया है, D1 मतलब डायमीटर सेक्शन 1 कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब 6 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, अपने को तो मीटर में चाहिए सब, है ना। तो क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻2 करो या फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दो। देखो 6/100 करेंगे अपन तो कितना मिल जाएगा अपने को, 0.06 मीटर, है ना। देन उसके बाद देखो और क्या दिया है, देखो एट ए सेक्शन हॉरिजॉन्टल पाइप डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड द प्रेशर इज 80 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ का प्रेशर भी दिया हुआ है, देखो P1 भी दिया हुआ है, कितना है 80 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसको क्या करना है, न्यूटन में करना है। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, अनदर सेक्शन द डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब अनदर सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन, है ना। यहाँ पे डायमीटर कितना है, यहाँ पे डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, है ना। 6 डिवाइडेड बाय 100 किए 0.06 आ गया, 10 डिवाइड बाय 100 किए 0.1 मीटर आ गया, है ना। अब और क्या दिया है, देखो अनदर सेक्शन में जहां पे डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, प्रेशर कितना है 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। मतलब P2 कितना है 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना? तो इसको न्यूटन में कर लो, 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये न्यूटन में आ गया, है ना। गिवन डाटा लिखना है सब में। पहला स्टेप क्या रहता है, गिवन डाटा इफ द डिस्चार्ज इज 0.09 मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब डिस्चार्ज दिया अपने को, कितना दिया है 0.09, है ना। देखो डिस्चार्ज अपने को कौन से यूनिट में चाहिए रहता है, डिस्चार्ज चाहिए रहता है मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। और इसने ऑलरेडी मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया, लीटर पर सेकंड वगैरह का मीटर क्यूब पर मिनट ऐसा कुछ दिया कि नहीं दिया, मीटर क्यूब पर सेकंड ही दिया है ना। सब ऐसा यूनिट है, तो इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब ये पाइप में से
जो भी फ्लूइड है, जो भी पानी है, जो भी फ्लो हो रहा है, वो कैसे फ्लो हो रहा है, किधर से किधर फ्लो हो रहा है, मतलब 1 से 2 की तरफ फ्लो हो रहा है या सेक्शन 2 से 1 की तरफ फ्लो हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सब में पहले देखो, जैसे सिंपल वे में मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कि हमारा नेचुरल नियम है ना, नेचर का जो नियम है, नेचर का नियम क्या है कि कोई भी चीज कभी भी हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो होती है ना। जैसे कि क्या होता है पता है क्या, अगर हम लोग जमीन पे पानी डाल देंगे तो क्या होगा, जो हाई रहेगा, हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो होगा, वो हिल से नीचे आता है पानी कभी भी, है ना, हाइयर से लोअर स्लोप की तरफ पानी बहता है ना। करंट भी क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो होता है ना। तो कोई भी चीज नेचुरली, कोई भी चीज क्या होती है, और कोई भी चीज अपन ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर से वो नीचे आती है ना। तो कोई भी चीज क्या होती है, नेचुरली हाइयर टू लोअर की तरफ फ्लो होती है। तो वैसे ही यहाँ पे अपना फ्लूइड भी क्या होता है, फ्लूइड भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 निकालना पड़ेगा और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 निकालना पड़ेगा, है ना। अब इसमें से जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, सपोज सेक्शन 1 की एनर्जी अगर ज्यादा है और 2 की एनर्जी कम है, तो सेक्शन 1 की एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ फ्लूइड फ्लो होगा, मतलब सेक्शन 1 से 2 की तरफ फ्लूइड फ्लो होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, इंडिविजुअली दोनों की टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अपने पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, वही बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौलीज थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी दोनों की इक्वेट करते हैं, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ सेक्शन 1 वैसे ही सेक्शन 2 का टोटल एनर्जी क्या हो गया, P2 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, है ना। तो अब यहाँ पे P1 P2 है हमारे पास, है ना। क्या चाहिए, Z1 Z2 भी अपने को पता है 0 है ना। अब क्या चाहिए, V1 V2 चाहिए। V1 V2 कैसे निकालेंगे, Q दिया है हम लोग को, है ना। तो Q का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है A1 इंटू V1, है ना। तो यहाँ पे A1 निकालना पहले हम लोग के लिए जरूरी है, तो सब में पहले क्या करते हैं हम लोग, A1 A2 निकाल लेते हैं। देखो A1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, तो पाई डिवाइडेड बाय 4, D1 की वैल्यू कितनी है, D1 है हमारा 0.06 स्क्वायर, यहां से A1 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, कितना मिल गया, A1 मिल गया अपने को 2.83 इंटू 10⁻³ 2.83 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद A2 निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू क्या है, A2 का फॉर्मूला पहले लिख दो, क्या है, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, है ना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, पाई बाय 4 इंटू D2 कितना है हमारा, D2 है 0.1 का स्क्वायर, है ना। D2 हमारा 0.1 है ना। तो यहां से हम लोग को A2 का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल गया A2 का आंसर आ गया हमारा 7.854, है ना। कितना आ गया, 7.854 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, है ना। इन दिस वे वी गॉट A2, A1 A2 मिल गया। अभी V1 V2 निकालना है। Q का फॉर्मूला यूज करो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है A1 इंटू V1, है ना। अब यहां से V1 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा तो Q बाय A1 हो जाएगा, है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A1, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, Q कितना है हमारा, Q है हमारा 0.09 डिवाइडेड बाय A1 कितना है, देखो A1 है 2.83 इंटू 10⁻³ है ना, 2.83 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहां से मिल जाएगा V1 वेलोसिटी ऑफ 0.1, V1 कितना आ गया 31.83, है ना। कितना मिल गया हम लोग को, 31.83 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया V1,
है ना। अब इसी तरह से हमको क्या निकालना है, इसी तरह से हमको V2 निकालना है। अब V2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर का कैलकुलेशन रफ कर देता हूं मैं, है ना। अब क्या करेंगे, V2 निकालने के लिए वापस सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू क्या होता है, A2 इंटू V2। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A2, Q बाय A2। देखो Q का वैल्यू है 0.09 डिवाइडेड बाय A2 कितना है हमारा 7.854, वैल्यू पुटअप कर दो 7.854 इंटू 10⁻⁻³ है ना। अब यहां से आपको V2 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पे ब्रैकेट डालना नहीं भूलना है ना, इसको ब्रैकेट में रखने का, नहीं तो 10⁻⁻³ ऊपर चला जाता है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो अब तो तुम्हारे पास अगर अच्छा वाला कैलसी रहेगा तो वो उसमें डायरेक्टली कैलकुलेशन में अंडरस्टैंड करता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन डिप्लोमा के स्टूडेंट जो रहेंगे उनको वो वाला कैलसी यूज करना अभी पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, सेफ साइड अच्छा रहता है। ब्रैकेट यहाँ पे रखना है कभी भी डिवाइडेशन में, जब भी 10⁻⁻³ जहां पे भी आएगा, अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर ब्रैकेट रखो, नीचे आया नीचे ब्रैकेट रखो, कैलकुलेशन सेफ रहता है। ओके, तो देखो V2 कितना मिल गया हमको, V2 मिल गया 11.46, है ना। तो V2 का वैल्यू आ गया 11.46 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया V2। अब V1 V2 दोनों का वैल्यू मिल गया। V1 V2 का वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है अपने को, अभी ये डायरेक्टली बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट्स डू इट, है ना। क्या करेंगे, पहले टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 निकालेंगे हम, है ना। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 फॉर्मूला लिख दो पहले, क्या है, P1 बाय ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 Z2 तो 0, इसको लिखना ही नहीं अपने को, है ना। अभी देखो P1 का वैल्यू कितना है, प्रेशर एट पॉइंट 1 कितना दिया है, 80 दिया था शायद, है ना। कितना दिया था, प्रेशर एट पॉइंट 1 80 इंटू 10⁻³ है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको न्यूटन में रख रहे हैं, 80 इंटू 10⁻³ इधर का मैं रफ कर देता हूं, है ना। 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय रो इंटू जी, मतलब रो कितना है हमारा 1000 और जी होता है हमारा 9.81, इसको ब्रैकेट में रख दो, प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g। अब V1 कितना है, वेलोसिटी एट पॉइंट 1 हम लोगों ने निकाला 31.83, है ना। तो क्या आ जाएगा, 31.83 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, है ना। और Z1 है 0, उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, ये सब कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद हमको आंसर मिलेगा, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 कितना आ गया, देखो 59.79, है ना। कितना आ गया, 59.79, देखो 59.8 भी लिख सकते हैं, 59.79 मीटर्स, है ना। ये मिल गया टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1। ओके, अब देखो ऐसे ही टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 निकालना है अपने को, है ना। अब टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 निकालने के लिए सिंपल मैं इधर का रफ कर देता हूं, यहाँ पे निकालेंगे, है ना। सेम रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ क्या रहेगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, P1 की जगह P2, V1 की जगह V2, Z1 की जगह Z2। पहले फॉर्मूला लिखने का, फिर वैल्यू पुटअप करने का। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 क्या है फॉर्मूला, P2 बाय ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 बराबर। अब देखो P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू दिया है हम लोग को 120, तो 120 न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, किलो न्यूटन था, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रो, मतलब मास डेंसिटी है 1000 और जी है 9.81, ब्रैकेट में डाल दो, है कि नहीं, प्लस
V2 स्क्वायर बाय 2G। V2 का वैल्यू कितना है? V2 का वैल्यू आया है 11.46 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी है 9.81 प्लस Z2 इज 0, है ना। तो यहां से अपने को टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 मिल जाएगा। कितना है टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2? कितना है? 18.92। देखो 18.92 मीटर्स। देखो अब यहां से अपने को समझ में आया टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2, मींस फ्लो किधर से किधर होगा? फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 होगा, है ना। यहां पे ऐसे लिखने का टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 is greater than total energy at section 2, है ना। Hence flow will be from section 1 to section 2, है ना। फ्लो विल बी फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, या फिर डायग्राम में भी आप ऐसे बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी हियर फ्रॉम 1 टू 2, ये यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसा, फ्लो डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। समझ में आ गया, है ना। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, है ना। और ये प्रॉब्लम करोगे तभी आगे की प्रॉब्लम समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।